हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे सीटेट दिसंबर 2022 वाला ऑनलाइन पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर का ये सीरीज़ चल रहा है जिसमें मैंने बाकी सारे प्रीवियस ईयर डाले हुए हैं। आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके पूरी प्लेलिस्ट अपडेटेड है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू ऑब्जर्व द कंप्लीट लेंथ ऑफ डिस्टेंट टॉल टावर क्लियरली। इनमें से कौन सा यूज़ कर सकते हैं हम कंप्लीट लेंथ को ऑब्ज़र्व करने के लिए। एक बहुत दूर में एक टॉल टावर है, उसको हमें क्या करना है, पूरा कंप्लीटली ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा टावर है, इसको हमें कंप्लीटली ऑब्ज़र्व करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर या कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, एक एक ऑप्शन समझते हैं। कॉन्वेक्स मिरर हम यूज़ कर सकते हैं, येस, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसी इमेजेस प्रोवाइड करता है? हमें डिमिनिश्ड इमेजेस प्रोवाइड करता है, छोटी इमेजेस प्रोवाइड करता है। और जब हमें ये कॉन्वेक्स मिरर छोटी इमेज प्रोवाइड करेगा तो इट मीन्स वो पूरी इमेज हमें दे देगा। तो हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ कर सकते हैं, येस। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। सेकेंड इज कॉनकेव मिरर। क्या हम कॉनकेव मिरर यूज़ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर है वो इसकी मैग्नीफाइड इमेज देगा, और जब मैग्नीफाइड इमेज देगा तो वो इस बिल्डिंग को और बड़ा कर देगा, तो हम पूरी बिल्डिंग नहीं देख पाएंगे, इसलिए कॉनकेव मिरर आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज प्लेन मिरर होगा नहीं, क्योंकि जो प्लेन मिरर है उसमें सेम साइज़ ऑफ, जितना सेम साइज ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है उतना ही इमेज का साइज़ होगा, सेम साइज़ ऑफ इमेज बनती है, इसलिए प्लेन मिरर भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स लेंस होगा, नो, कॉन्वेक्स लेंस भी नहीं होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? मैग्नीफाइड इमेज प्रोवाइड करता है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, अ टीचर टेक्स 3 क्लीन प्लास्टिक कैप्स ऑफ बॉटल। एक टीचर ने 3 प्लास्टिक कैप्स लिए बॉटल्स का और इनको मार्क किया A, B एंड C. She puts 2 teaspoonful of distilled water and a few drops of hydrochloric acid in A. A में उसने क्या ड्रॉप किया? डिस्टिल्ड वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। In B, she put 2 teaspoonful of distilled water and some caustic soda in B. कास्टिक सोडा क्या होता है? हमारा NaOH। तो B में क्या उसने करा? वाटर को रखा प्लस वाटर के साथ क्या रखा? हमारा NaOH, दैट इज कास्टिक सोडा। इन C, she puts 2 teaspoonful of distilled water and some sugar in C. क्या ऐड किया इसने? वाटर प्लस क्या ऐड किया? शुगर। नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द अबव सॉल्यूशन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? तो कौन सा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? ए सॉल्यूशन करेगा, यस। ए क्यों करेगा? क्योंकि ये जो HCl है ये पानी के साथ मिलके क्या करेगा? अपने आयंस को डिसोसिएट करेगा इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और जब अपने आयंस को डिसोसिएट करेगा सो दीज आयंस विल हेल्प इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ए करेगा, यस। बी करेगा, बी क्या है? वाटर प्लस NaOH। NaOH भी क्या करेगा? NaOH अपने आप को डिसोसिएट करेगा इनटू Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, और ये जो आयंस है हमारे पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, दे विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स बी भी करेगा। सी करेगा, सी में क्या है? शुगर है। शुगर अपने आप को आयंस में डिसोसिएट नहीं कर सकता, सो आर आंसर इज A एंड B, दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। रेफर टू द टेबल गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें ये टेबल से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे हमें एक साइड विटामिन्स गिवन है, एक साइड डेफिशिएंसी डिसीजेस। ठीक है, तो X कौन सी विटामिन की कमी की वजह से हमें रिकेट्स होता है? दैट इज विटामिन डी। अब विटामिन डी हम फाइंड आउट करेंगे किस में? ऑप्शन 1 में और ऑप्शन 3 में। इट मीन्स इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा।
नाउ स्कर्वी किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। तो वाई में क्या आएगा? विटामिन सी। तो 1 तो आंसर होगा नहीं, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ और भी चेक कर लेते हैं। विटामिन B1 की कमी की वजह से क्या होगा? जेड की जगह क्या आएगा? दैट इज़ बेरी बेरी। एंड विटामिन B3 की कमी की वजह से क्या होगा? पिलेग्रा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको स्टेटमेंट रीड करनी है और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? S1 मीन्स स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है हमें? वी विल नॉट एक्सपीरियंस एनी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून। हम कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स मून के सरफेस पे जाके एक्सपीरियंस नहीं करते। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, क्योंकि मून का भले ही साइज़ छोटा है अर्थ के कंपैरिजन में, लेकिन मून पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। भले ही कम है अर्थ के अकॉर्डिंग, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे भी है। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही मून अपनी ऑर्बिट में फिक्स्ड है। वो अपनी ऑर्बिट में क्या कर रहा है? कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इट मीन्स स्टेटमेंट 1 क्या हो गई हमारी? रॉन्ग हो गई। सेकंड इज देयर इज़ नो ऑक्सीजन ऑन द सरफेस ऑफ मून। मून की सरफेस पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, दिस इज ट्रू। सो आंसर इज S1 इज इनकरेक्ट एंड S2 इज करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following statement most accurately describes the property of clay soil? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एकदम एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रहा है प्रॉपर्टी ऑफ क्लेई सॉइल? क्लेई सॉइल क्या होती है? हमारी चिकनी मिट्टी। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1, इट अलाउज वाटर टू पास थ्रू इट रैपिडली। ये पानी को अलाउ करती है कि पानी बहुत जल्दी से रैपिडली पास हो जाए। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट इज इट कंटेन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ह्यूमस। नो, इसमें ह्यूमस बहुत कम नहीं होता, बल्कि इसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट होता है क्लेई सॉइल में। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज इट परमिट्स ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर टू एंटर। ये सिर्फ कुछ ही अमाउंट ऑफ वाटर को एंटर करने देती है। नो, इट होल्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। येस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लेई सॉइल में बहुत सारा पानी होता है, जिसकी वजह से अगर वो वेट है और हम उसको क्या करेंगे? टच करेंगे तो वो हमें थोड़ी चिपकी चिपकी सी लगेगी, ठीक है। और क्लेई सॉइल से हम क्या कर सकते हैं? क्लेई सॉइल से वी कैन मेक द पॉट्स बना सकते हैं, टॉयज़ बना सकते हैं, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई डू एक्वाटिक प्लांट्स नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम? एक्वाटिक प्लांट्स के पास वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम क्यों नहीं होता? सो दैट दे कैन बी पुल्ड आउट ईजीली, जिससे कि हम उसको ईजीली निकाल लें। नो, सो दैट दे डू नॉट नीड लॉन्ग रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर, क्योंकि उनको लॉन्ग रूट्स नहीं चाहिए पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। ओके, चलो देखते हैं इसको। नेक्स्ट, दे डू नॉट नीड टू एब्जॉर्ब मिनरल। उनको मिनरल एब्जॉर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फोर्थ इज इट कीप्स देम अफ्लोट इन वाटर, जिससे कि वो पानी में तैर सकें। क्यों नहीं होता उनका वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम? क्योंकि उनको लॉन्ग रूट्स इसलिए नहीं चाहिए, जिससे कि उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following represents a velocity time graph of a body moving with zero acceleration? इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को? वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया है जो मूव कर रहे हैं ज़ीरो एसेलरेशन। अगर ज़ीरो एसेलरेशन है तो ग्राफ कैसा होगा हमारा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। सो अ कर्व लाइन विद स्टीडी इंक्रीजिंग स्लोप? नो। अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस? येस, क्योंकि ये हमारी वेलोसिटी है, ये टाइम है। तो टाइम ग्राफ क्या है इसका? एक स्ट्रेट लाइन है, वो भी पैरेलल है टू द टाइम एक्सिस। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमन एंड शिक्षा आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर
at a distance of 8 meter and 11 meter respectively. ये हमने यहाँ पे प्लेन में मिरर बनाया है. रमन एंड शिक्षा यहाँ पे खड़े हैं. रमन खड़ा है at a distance of 8 meter एंड शिक्षा खड़ी है at a distance of 11 meter. ठीक है, शिक्षा का यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया 11 और रमन का डिस्टेंस कितना हो गया 8. Now Raman moves from his position such that the distance between him and his image is 10 meter, whereas Shiksha walks 6 meter towards the mirror. What is the distance of Raman and Shiksha from the mirror in their new positions? अब क्या कह रहा है, रमन ने अपनी पोजीशन से मूव करा है, ऐसे मूव करा है जो उसका रमन का डिस्टेंस है और उसकी इमेज का डिस्टेंस है, वो दोनों मिला के क्या है 10 मीटर. तो रमन का डिस्टेंस और उसकी इमेज का डिस्टेंस 10 मीटर कैसे होगा. ये हमारा प्लेन मिरर है, जो यहाँ पे रमन का डिस्टेंस है और उसकी इमेज का डिस्टेंस है कितना है 10 मीटर. 10 मीटर कब होगा, क्योंकि जो उसका इमेज का डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के इक्वल होगा. अगर 5 हमारा यहाँ पे होगा तो 5 ही हमारा यहाँ पे होगा, तभी मिला के ये 10 बनेगा. नेक्स्ट इज शिक्षा वेयर इज वॉक्स 6 मीटर टूवर्ड्स द मिरर. पहले शिक्षा कहाँ पे खड़ी थी, यहाँ पे 11 मीटर पे, और वो 6 मीटर आगे आ गई. इट मीन्स शिक्षा भी कहाँ पे आ गई 5 पे ही. तो शिक्षा का इमेज भी कहाँ पे बनेगा यहाँ पे. ठीक है, तो शिक्षा और रमन दोनों मिरर से कितना दूर हो गए 5 मीटर दूर. समझ आया. अब ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट इज बोथ रमन एंड शिक्षा आर एट 6 मीटर फ्रॉम द मिरर. नो. Second is Raman is at 10 meter, Shiksha is at 6 meter from the mirror. No. Third is Raman is at 5 meter, Shiksha is at 6 meter. No. Answer is option number 4. Both Raman and Shiksha are 5 meter from the mirror. दोनों ही रमन और शिक्षा कितनी दूर थे 5 मीटर थे मिरर से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A fisherman goes to a water body nearby to spear a fish. Which of the following should he consider? एक फिशरमैन है, वो वाटर बॉडी के पास गया है फिशेस को पकड़ने के लिए, तो उसको कौन सा कंसीडर करना चाहिए. फर्स्ट इज ही शुड हिट अबव द अपरेंट पोजीशन ऑफ फिश. देखो ये फिशरमैन है, ये गए हैं नदी के पास फिशेस को पकड़ने के लिए. ठीक है, अब ये फ़िश को देख रहे हैं, फ़िश जिनको यहाँ पे इसको दिख रही है, तो ये फ़िश की कैसी पोजीशन है, दिस इज़ द अपरेंट पोजीशन ऑफ फ़िश. फ़िश जहाँ पे फिश मैन को दिख रही है, मछली वाले को दिख रही है, वो पोजीशन क्या है फ़िश की अपरेंट पोजीशन. और फ़िश एक्चुअली में कहाँ है, यहाँ पे. ये पोजीशन क्या है फ़िश की रियल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन है. ठीक है, फ़िश है कहीं और पे, दिख कहीं और रही है. ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन में लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं दैन इट मूव्स अवे और टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो यहाँ पे लाइट रेज कहाँ से जा रही हैं, ये क्या है एयर और ये क्या है वाटर. इट मीन्स मीडियम चेंज हो गया, एयर से वाटर में जा रही हैं, तो लाइट रेज आर बेंडिंग, और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट रेज की वजह से जो फिशेस हैं वो कहीं और दिख रही हैं. ठीक है, सो ही शुड हिट अबव द अपरेंट पोजीशन ऑफ फिश. उसको अपरेंट पोजीशन के ऊपर हिट करना चाहिए. नहीं, ही शुड हिट बिलो द अपरेंट पोजीशन ऑफ फिश. येस, उसको अपरेंट पोजीशन से नीचे हिट करना चाहिए, क्योंकि जो अपरेंट पोजीशन है वो हमेशा हमें ऊपर दिखती है. हमें फ़िश दिखेगी ऊपर कि फ़िश ऊपर है, लेकिन एक्चुअल में फ़िश कहाँ पे होगी, नीचे होगी. और ये किस फिनोमेना की वजह से है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 इन दिस केस. इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ ट्रू रिगार्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन. इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन. दिस आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन इज बिगर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन. इट मीन्स ये क्या है, ये 3 टाइप्स के फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है,
एंड द ऑब्जेक्ट इज एट स्टेशनरी पोजीशन। ऑब्जेक्ट कैसे है, स्टेशनरी पोजीशन पे है, कोई मूवमेंट ऑब्जेक्ट में नहीं हो रहा है, तो उस टाइप जो फ्रिक्शन काम कर रहा है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, उसने ऑब्जेक्ट को उसी पोजीशन पे रखा हुआ है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब काम करता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है ओवर अनदर ऑब्जेक्ट, तब कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगी लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगी। नेक्स्ट इज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन कब काम कर रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, फॉर एग्जांपल व्हील्स, इसमें रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है क्योंकि जो उसका कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस है वो सबसे कम है, इसीलिए तो व्हील्स ईजिली हैवी लोडेड आर्टिकल्स को, हैवी लोडेड सामान को ईजिली वो मूव कर लेते हैं क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 इन दिस केस, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज लीस्ट। अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएगा विच फ्रिक्शन हैज़ द लीस्ट वैल्यू, देन ऑल्सो यू कैन आंसर। और अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन से फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, देन ऑल्सो यू कैन आंसर। समझ आया? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम कल दूसरे पार्ट में अपलोड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड